नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेरणा आजीविका चैनल। जैसे कि अभी तक आप हमारे कई वीडियो देख चुके हैं, उससे आपको काफी लाभ भी हुआ होगा। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे आजीविका सखी के बारे में कि आजीविका सखी क्या होती है, उसकी पात्रता क्या होती है, कार्य क्या है, भूमिका, कार्य, जिम्मेदारियां और उसका मानदेय कैसे बनता है, कैसे भुगतान होता है, कौन से फॉर्म भरे जाते हैं और कितना मानदेय निकल के आएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता है समूह सखी, वैसे ही आजीविका सखी भी ग्राम संगठन की ही कैडर होती है, यानी कि इसका जो भुगतान है वो भी हमसे ग्राम संगठन से ही होता है। ठीक है, चलो आगे और भी सारी चीज़ें जानेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, फार्म आजीविका सखी। इसको फार्म आजीविका सखी भी कहते हैं, आजीविका सखी भी कहते हैं। ठीक है ना। अब चलो आजीविका सखी शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दी जाए कि अगर हम आजीविका कैडर की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के कैडर होते हैं। एक तो होती है आजीविका सखी और एक होती है उद्योग सखी। ठीक है ना। तो आजीविका सखी जो है पहले अभी एक आजीविका सखी होती है। पहले इससे पहले दो कैडर हुआ करते थे, जिसमें एक को बोलते थे कृषि सखी और दूसरी होती थी पशु सखी। ठीक है ना, पशु सखी। तो अब कृषि सखी और पशु सखी को मिला के आजीविका सखी का एक कैडर बना दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि कृषि सखी की और पशु सखी की जो जिम्मेदारियां हैं वो दोनों मिला के एक नया कैडर नाम दिया गया है, जिसका नाम है आजीविका सखी। यानी कि आजीविका सखी जो है वो दोनों का कार्य करेंगी। ठीक है। और इसके अलावा होता है उद्योग सखी। इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे अपने आने वाले आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है ना। तो आज जानते हैं आजीविका सखी क्या होती है और क्या क्या कार्य करती है। जैसे आपको इससे अंदाजा लग ही रहा होगा कि कृषि सखी और पशु से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो कौन है, आजीविका सखी देखेंगे। यानी आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि और पशु से संबंधित कार्य जो आपके गांव में देख रही हैं वो आजीविका सखी है। ठीक है ना। चलिए एक परिचय जान लेते हैं आजीविका सखी क्या होती है। इसको कभी कभी फार्म आजीविका सखी भी बोल देते हैं। ठीक है ना। फार्म अब क्या है कि गतिविधि के बेहतर क्रियान्वयन के लिए फार्म आजीविका सखी अपने गांव और जरूरत पड़ने पर आसपास के गांव में महिला किसानों को बेहतर कृषि एवं पशु पद्धतियों पर सहयोग एवं उसके विस्तार के लिए सेवा प्रदान करेंगी। यानी किसके लिए? महिला किसान जो हैं, जो समूह में जुड़ी हुई जो महिला हैं और जो किसान हैं, उनकी बेहतर कृषि या पशु पद्धतियों को सहयोग करेगी और विस्तार के लिए सेवा प्रदान करती है। ठीक है ना। अब ये कैडर कौन क्या होगा ये भी जान लेते हैं कि फार्म आजीविका कैडर क्या है। एक प्रशिक्षित सीआरपी कैडर होंगे जो महिला किसानों, पशुपालकों और फार्म उद्यमियों को संबंधित कार्यों में स्थिरता प्रदान करने एवं उन्हें विकसित करने में सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है। वह उन्हें संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारी जैसे मिशन के कार्यक्रम, सरकारी स्कीम, अग्रिम तकनीकी, बाजार की प्रवृत्ति, व्यापार करने के तरीके, ठीक है ना, इत्यादि से अवगत कराएंगे। यानी व्यापार करने के तरीके हों, चाहे कृषि के, पशु के, मिशन के कार्यक्रम, सरकारी स्कीम लग रहे हों, पशुओं में टीके वगैरह का काम हो, नई कोई विधि आई हो, नई तकनीकी आई हो, या कुछ और भी कृषि और पशुओं से संबंधित जो नई जानकारियां हैं वो सब आपके गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ठीक है। और सहयोग करेंगे कि ताकि आप अपनी आजीविका उन नई तकनीकों और नई जानकारियों से बढ़ा सकें। ठीक। अब फार्म आजीविका कैडर के सहयोग से हम अपनी गरीब महिलाओं को समय पर आवश्यक सूचना एवं जानकारी प्रदान कर सकेंगे, साथ ही उनके अपने संबंधित कार्यों में होने वाली परेशानियों से भी बचा सकेंगे। ठीक है। यानी कि जानकारी प्रदान करने के साथ साथ में आजीविका बढ़ाने का प्रयास तो करेंगे, साथ ही और जो भी परेशानियां होती हैं अगर नई तकनीकी से
या नई सूचना के कारण आप लोगों की परेशानियां कम हो सके, तो उसमें ये सहयोग करेंगी। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, फार्म आजीविका सखी जो कैडर है गांव के लिए एक अति महत्वपूर्ण होने वाला कैडर है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें इसकी कौन आजीविका सखी बन सकता है या उसकी पात्रता क्या होगी, मानदंड क्या है आजीविका सखी बनने के लिए, तो वो जान लेते हैं। यानी कि वो एक तो अपने समूह की, स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए, ठीक है ना। और फार्म आजीविका सखी की वैसे योग्यता 5 से 12 कक्षा पास होनी चाहिए, उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए, ताकि वो कोई सूचना उनको मिलती है वो उसको पढ़ सकें, लिख सकें और आपके सामने रख सकें। तो जितनी ज़्यादा पढ़ाई अच्छी होगी उतना ही वो अच्छे से कार्य कर पाएंगे, ठीक है ना। वह उसके अलावा क्या है, वह अपने गांव में कृषि एवं पशु से संबंधित कार्यों का अनुभव व रुचि रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह अपने गांव में कृषि एवं पशु से संबंधित कार्यों का अनुभव व रुचि रखती हो। उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अच्छी किसान होनी चाहिए, यानी कि उनको खुद को कृषि और पशु का संबंधित कार्यों का अनुभव होना चाहिए, यानी उनको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पहले कभी मतलब कर रहे होने चाहिए ये काम, तो उनको अनुभव होना चाहिए कृषि और पशु से संबंधित कार्यों का, ठीक है। और जो फार्म आजीविका सखी के पास अच्छा संचार प्रसार कौशल होना चाहिए, क्योंकि इनको आगे चल के कृषि पाठशाला वगैरह रखनी है या गांव में कोई भी जानकारी देनी है, जब तक वो अच्छे से बोल नहीं पाते, अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि उनमें अच्छे से संचार प्रसार का कौशल होना चाहिए। वह पढ़ने लिखने में सक्षम होनी चाहिए। कृषि सखी के पास बुनियादी संख्यात्मक कौशल होने चाहिए, यानी कि जो अंक गणित का जो ज्ञान होता है, हिसाब किताब लगाने का, वो ज्ञान भी आपके फार्म आजीविका सखी को होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आजीविका सखी को ग्राम में स्थानीय भ्रमण तो करना ही करना है, यानी गांव में तो भ्रमण करना है, सारे समूह महिला किसानों से मिलना है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती तो वीओ, सीएलएफ, वीएलएफ और हो सकता है जिले पर या राज्य स्तर पर भी भाग लेने में के लिए तैयार होनी चाहिए कि अगर कभी मौका मिलता है, कभी जाना पड़ता है, तो उसको अपना जिले या प्रदेश स्तर पर या प्रदेश की राजधानी या जहाँ पर भी उनको ट्रेनिंग वगैरह के लिए या किसी योजना में भाग लेने के लिए अगर जाने का मौका मिलता है, तो उनको तैयार रहना चाहिए। जो तैयार इच्छुक हो वही इसमें पात्रता मानदंड में आते हैं, ठीक है। और जितने भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, आयोजित करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। और चयन की और आयु की बात करें तो उनकी आयु जो है 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 45 वर्ष से कम कम होनी चाहिए, थोड़ी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना। पढ़ना लिखना आना चाहिए और उनके पास में कृषि और पशु से संबंधित कार्यों का अनुभव होना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए वो जाने को तैयार होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम बात करें इनकी भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व की, क्या इनकी क्या भूमिकाएं रहेंगी गांव में, वो डिटेल में जानेंगे। क्या उत्तरदायित्व होंगे, क्या इनको कार्य करने होंगे। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आजीविका सखी क्या है, कृषि सखी और पशु सखी को मिला के बनाई गई है, ठीक है ना। यानी तो अब इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इनकी भूमिका क्या होंगी, कुछ तो कृषि आधारित होंगी जो कृषि से संबंधित होंगी, और कुछ होंगी पशु आधारित, यानी पशुओं से संबंधित जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कार्य हैं, उनकी भूमिका है, वो रहने वाली है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कृषि आधारित के बारे में, ठीक। चलिए, तो जो आजीविका सखी है वो क्या करेंगी, हर महीने में कृषि एवं पशु पाठशाला आयोजित करना भी इनका काम होता है, यानी कि हर महीने में इनको एक पाठशाला लगानी होती है, जिसमें वो महिला किसानों को या वहाँ पे जो इच्छुक हैं वहाँ पर उनको समझाना होता है, उस पाठशाला में कृषि और पशु से संबंधित जो भी नई जानकारियाँ आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, कृषि तकनीकों के बारे में किसानों का मार्गदर्शन करना, जो भी नई तकनीकी, नई इंफॉर्मेशन जो भी आई है वो सब किसानों को पहुंचाना, ठीक है ना, अपने गांव स्तर पर जो उनका कार्य क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्रत्येक महिला किसान, ध्यान देना, महिला किसान और उत्पादक सदस्य, यानी कि जो वहाँ पे अपना उत्पादन कर रहे हैं किसी भी कृषि उत्पाद का, और जो महिला किसान है के अनुसार उनकी जो
जानकारी एकत्रित करना, उनकी प्रोफाइलिंग करना, विवरण एकत्र करना कि उनकी भूमि कितनी है, वार्षिक वर्षा कितनी होती है, फसल कौन कौन सी करते हैं, उत्पादकता पैटर्न क्या है, किसके बाद में कौन सी फसल करते हैं, क्या है, पानी की उपलब्धता के, सिंचाई के साधन क्या है, मिट्टी की उर्वरता कैसी, यानी मिट्टी की जांच वगैरह, घरेलू जानकारी और उनकी महिला किसानों की घरेलू जानकारी और वैकल्पिक आय स्रोतों के बारे में, यानी कि वो महिला किसान के कृषि के अलावा और क्या क्या स्रोत हैं उनकी आय के, और विपणन और बुनियादी सुविधाओं की इत्यादि के बारे में जानकारी रखनी, यानी महिला किसानों के बारे में पूरी जानकारी उसको रखनी होगी और समय समय पर इनकी प्रोफाइलिंग भी करानी होती है। ठीक है ना। तो के पूरी जानकारी इनके रखने के बाद में इनकी प्रोफाइलिंग अपडेट होती है और ये कार्यक्रम लगभग साल भर सा ही चलता रहता है। हर फसल पर कुछ ना कुछ जानकारी आपको रखनी पड़ती है, ठीक है, एकत्रित करनी पड़ती है। चलिए ठीक, ये बात हो गई। और क्या है, बेहतर प्रथाओं के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन करें, यानी कोई एक ऐसी तकनीकी या कोई ऐसा प्रथा चलन है जो बहुत अच्छी है, जिससे मुनाफा हो सकता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो उनको ढंग से उनका वहाँ पर समझाना है कि किस तरीके से ये काम होगा और करके भी दिखाना है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उनको करके भी दिखा सकते हैं, कुछ ऐसी होंगी जो वहाँ पर बोर्ड पर समझाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ग्राफ चार्ट पेपर वगैरह इन सारी चीज़ों से उनको बुकलेट से वगैरह से समझाएंगे। तो जो तकनीकी अपनानी है अपनाएंगे, लेकिन उत्पादन बढ़ाने का वहाँ पर काम करना है फसल का। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, उपज मूल्यांकन का प्रशिक्षण प्रदान करना है, कृषि आधारित गतिविधियों की इनपुट की मांग बढ़ाने, समय पर आपूर्ति सुनिश्चित जुड़ने में। कृषि पाठशाला में सिखाई गई गतिविधियों को अपनाने हेतु तो ग्राम संगठन अथवा समूह को ऋण लाभ उठाने में सहायता करना। यानी कि अगर मान के चलो कृषि पाठशाला में कोई नई गतिविधि सिखाई गई है, कोई नई तकनीकी सिखाई गई है और उस महिला किसान को उस कार्य को, नई तकनीक वगैरह को अपनाने में कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो क्या है, वो ग्राम संगठन या समूह से ऋण का लाभ उठाने में भी सहायता करनी है। किसकी? उस महिला किसान की, जो कि समूह में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें भी उनकी सहायता करनी है ताकि उनको समूह से लोन मिल सके और वो अपनी उस गतिविधि को पूरा कर सके। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन बनाने में भी यह सहायता करती है, यानी कि जो उत्पाद होते हैं, कभी कभी होता है कि अगर मान के चलो सभी महिला किसान हैं गांव में, 8-10 किसान हैं, सभी लोगों ने मिला के अपना उत्पाद एक जगह इकट्ठे करके तो उसको आगे किसी अच्छी जगह पर, जहाँ पर उनको उसका प्राइस और जो रेट है उनकी फसल का अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम, पहुँचाने के लिए जो व्यवस्था करने में भी वो सहायता करेंगी। ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि जो महिला किसान है उनके लिए फसल बीमा सुरक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराना है। ठीक है, कृषि प्रदत्त महिला किसान व्यक्तिगत उनके रजिस्टर वगैरह जो भी होंगे उनको मेंटेन करना है, वीओ में समय पर सूचना देनी है, सभी रिकॉर्ड रखने हैं, सारी जानकारी अपने ग्राम संगठन में साझा करनी है। ठीक है ना। और जिले के भीतर या बाहर एक्सपोजर यात्रा में सहायता प्रदान करना। कभी कभी ऐसा होता है जिले के भीतर भी कहीं से कोई बाहर से टीम आती है तो उनकी सहायता करनी है, या बाहर अगर जाना पड़ता है तो उसमें भी उनको जाना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो उसके लिए भी उनका तैयार रहना बहुत जरूरी है। चलिए, और यानी ग्राम संगठन द्वारा दिया गया कोई भी कृषि से संबंधित कोई अन्य कार्य करना होता है तो वो भी उनको करना होगा। ठीक है ना, जो कि महिला किसानों की भलाई के लिए हो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पशु आधारित कार्यक्रमों की, कि पशु आधारित क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, उनकी भूमिका क्या होंगी। ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो प्रत्येक महिला किसान है, वहां पे तो महिला किसान की कृषि से रिलेटेड जो हम प्रोफाइलिंग या जानकारी रख रहे थे, यहाँ पे पशु आधारित रहेंगे। ठीक है, यानी महिला किसान हो चाहे उत्पादक सदस्य हो, ये जो उत्पादक सदस्य कौन होंगे, ये प्रोड्यूसर ग्रुप जो होगा अपना आगे चल के बनेगा, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। उसके बाद में उद्योग सखी भी आएगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे चल के आपको जानकारी दी जाएगी कि उत्पादक समूह क्या होता है, उत्पादक सदस्य क्या होते हैं। तो वो सब जानकारी आपको अपने इसी चैनल पर मिलेगी। तो उसके लिए आप जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक महिला किसान क्या है, उत्पादक सदस्य के अनुसार आवश्यक जानकारी एकत्रित करना है। पशु संबंध आंकड़ों जैसे पशु आबादी कितनी है उस गांव में, मवेशियों के प्रकार कौन कौन से पशु हैं, दूध उपज रोग आदि क्या है, वो सारी जानकारियां उनको क्या है एकत्रित करना है और ग्राम संगठन को भी पहुंचाना है और जरूरत पड़ने पर अपने ब्लॉक ऑफिस में भी वो सब देनी है, जिससे कि आगे उस आंकड़ों के हिसाब से ही आपके गांव में आगे की गतिविधियां, पशु आधारित आजीविका गतिविधियां अपनाई जा सकें। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, तो यानी वो तो यही तो वही चीज होगी, पशु आधारित आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। और मुख्य रूप से वंचित वर्ग को, यानी कि कोई ऐसा गरीब महिला किसान है या उनको पशुपालन से जिससे कि उनकी आजीविका बढ़ जाए, उनको भी प्रेरित करना है। ठीक है। ग्राम पंचायत के व्यक्तियों के साथ चर्चा करना और एवं पशुओं के लिए गांव में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना, ये सब सारी जानकारी है नॉर्मल। वह मुर्गी बकरी गाय भैंस सूअर डेयरी आदि से संबंधित एंटरप्राइज का पता लगाएगी, यानी कि डेयरी वगैरह जहाँ पे दूध दूध का सही मूल्य उनको मिल सकता है इकट्ठा, और ज़्यादा दूध वो वहाँ पे क्या कहते हैं पहुँचाने में उससे जो लिंकेज है वो भी करवानी होती है। उसके बाद में ठीक है ना, वह प्रशिक्षण पशुधन प्रचार एवं प्रबंधन प्रदान करेंगी। ठीक है। यानी पशुधन का प्रचार प्रसार और उसका प्रबंधन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो और जो मिल्क वगैरह है, दूध वगैरह है, या मुर्गी है तो अंडे वगैरह, और बकरी दूध, तो जो भी है उनका जो प्रोड्यूस है वो अच्छे से मतलब उत्पादन उसका अच्छा हो सके, उसके लिए भी प्रबंधन प्रदान करेंगे। ठीक है। वह तकनीकी एजेंसी के समर्थन में माध्यम से पशुओं के पालन के लिए टीकाकरण, डिवॉर्मिंग और बुनियादी प्रबंधन पद्धतियों से सहायता करना, यानी पशुओं के पालन में समय समय पर टीकाकरण भी होता है जिससे कि पशुओं को बीमारियों से बचा सके। डिवर्मिंग यानी कि पशुओं में जो कीड़े मकोड़े चाहे वो पेट के अंदर हो, शरीर के ऊपर हो, बाहर हो, उनके लिए भी कीड़ों को मारने के लिए भी अलग से एक प्रोग्राम लगाया जाता है समय से समय पर। तो वो सब का क्या है, बुनियादी प्रबंधन पद्धतियों में सहायता करना, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो उन आयोजनों का, टीकाकरण और डिवर्मिंग कैंप का भी अपने गांव में आयोजन करवाने का कार्य रहता है। ठीक है। उसके बाद में मृत्यु दर, जन्म दर आदि का रिकॉर्ड रखना पशुओं की। ठीक है ना। नियमित आधार पर किसानों के कार्ड में दस्तावेज एकत्रित करना। ठीक है। सामूहिक पालन पर काम करेंगी, मुख्य श्रृंखला एवं विपणन के साथ जुड़ने में सहायता करेंगी, मूल्य श्रृंखला। ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो प्रोड्यूस से लेके फाइनल जहां पर जो प्रोडक्ट बिकना है अपना पशुओं से रिलेटेड जो भी पशुपालन है, और वहां तक वो कैसे माल पहुंचेगा, कैसे वहां से कलेक्शन होगा, किस तरीके से गांव में एकत्रित होके वो सारी चीजें, तो इन सब सारी चीजों को जोड़ने में, ठीक है ना, प्रोड्यूस जहां से हमारा आइटम निकला है, प्रोड्यूस हुआ दूध वगैरह से, जैसे मान के डेयरी का एग्जांपल लेते हैं, दूध के गांव में सभी लोग मिलके अगर एक किसी डेयरी से जहाँ से उनको अच्छा रेट मिल सकता है वहाँ पर कांटेक्ट करते हैं कि हमारे गांव में इतनी भैंसें हैं और सभी हम आपके यहाँ पर अगर डेयरी में देते हैं, तो डेयरी वाले से उससे तो वो अपनी एक गाड़ी मान के चलो आपके गांव में बेचता है और रेट फिक्स होता है। तो अब क्या होगा कि डेयरी की गाड़ी आपके गांव में आ रही है और आप सभी लोग मिल्क कलेक्शन सेंटर बना के अपने गांव में ही पूरा वहाँ पे देते हैं और जो पेमेंट बनता है लेते हैं। अगर इससे आपको रेट अच्छा मिल रहा है डायरेक्ट कंपनी को माल पहुंचाने में, तो वहाँ तक की जो श्रृंखला है क्या कहते हैं कि जो सहायता करनी है, जो लिंकेज किया है, ये सारे काम करने में भी वो सहायता प्रदान करती हैं आजीविका सखी। ठीक है। और ये तो वही कॉमन बात हो गई जो कृषि में भी बात की थी हमने, वो जिले के भीतर या बाहर जोखिम यात्रा में सहायता करेंगी, निर्माता समूह के गठन में भी समर्थन, यानी जो प्रोड्यूस ग्रुप है, जो निर्माता समूह होगा, वो भी बनाने में उनका समर्थन, उनको सहायता करनी होगी। वह पशुपालकों को पशुधन बीमा में आवश्यक सहायता करेंगी, यानी कि उनको पशुधन बीमा में भी करवाने के लिए उनको सहायता करनी होगी। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इनके मानदेय एवं भुगतान की। ठीक है ना, कि इनका मानदेय क्या होगा और भुगतान क्या होगा।
तो जो इनका जो मानदेय और भुगतान रहता है, आप डायरेक्ट सीधे सीधे तौर पर ऐसे नहीं देख सकते कि इनको इतना मानदेय मिलेगा या कुछ फिक्स हो। इसका मानदेय इनके कार्य के आधार पर ही निकल के आता है, ठीक है ना। उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के लिए उनको कितना मानदेय मिलेगा उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लास्ट में मतलब पता चलेगा कि इनका मानदेय लगभग कितना बन के आ सकता है, ठीक है ना। अभी वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, किस पॉइंट पर कितने उनको मानदेय मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि लगभग उनका कितना बन के आ रहा है, ठीक। चलिए, अब देखो इनका जो पहला है वो किसके लिए इनको मिलता है, अगर हम बात करें तो फिर वही इनका मानदेय दो पार्टों में बन के आएगा। कैसे? कृषि आधारित कार्यों से और पशु आधारित कार्यों से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कृषि आधारित कार्यों पर, जिनका क्या मानदेय बन के आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, फार्म आजीविका सखी को कृषि पाठशाला, जैसे हमने बोला था एक कृषि पाठशाला को इनको महीने में क्या है आयोजन करना होता है। तो उसके माध्यम से सतत कृषि पद्धति कौन सी होगी? मसद मुख्य फसलों में बीज शोधन करना हो, श्रीवधी के बारे में बताना, प्रेरणा पोषण वाटिका के बारे में बताना, इसके अलावा पोषण वाटिका जो सादा पोषण वाटिका उसके बारे में बताना, बोरी बगीचा, बैकयार्ड किचन गार्डन, जैविक दवाई, खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप, संरचित खेती, जीरो जुताई, आच्छादन व फसल चक्र आदि पर क्या है इनको एक कृषि पाठशाला लगानी होती है, ठीक है। तो अगर कृषि पाठशाला वहां पे करती है तो इसके लिए 200 रुपये प्रति पाठशाला, यानी एक पाठशाला के लिए, यानी कि एक दिन पाठशाला जो लगाती हैं उसके लिए 200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, कम से कम 10 महिला किसानों का होना जरूरी है। उससे ज़्यादा जितने भी किसान हों, और आपको कितना है इसमें 200 रुपये प्रति पाठशाला दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि अभी तो आपने ये पाठशाला दी, नई का जो है कृषि पद्धतियों के बारे में बताया। अब क्या है कि प्रति फसल ऋतु में सतत कृषि पद्धतियों, जैसे इनमें से जो भी थी श्रीविधि, बीज शोधन, संरचित खेती, जीरो जुताई, आच्छादन, फसल चक्र, फसल खेत प्लॉट में, यानी अगर उस फसल को खेत में या प्लॉट में विकसित करने पर अगर यही जो आपने जो कृषि पद्धतियों की जानकारी पाठशाला में दी थी, अगर वही आप गांव में करवाते हैं, तो यानी एक परिवार में अगर किसी एक महिला किसान के यहाँ पे करवाई है तो उसके लिए आपको 100 रुपये दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी पहले तो बताया उसके बारे में, अगर वो करवा दिया तो उसके बाद में क्या है 100 रुपये दिया जाएगा। अब क्या है, अगर श्री विधि से जो होती है खेती उसको हम करवाते हैं तो उसके रख रखाव हेतु क्या मिलता है। अब पहले तो बताया, फिर उसको करवाया, उसके बाद में क्या है, अगर उसके रख रखाव का सहायता प्रदान करते हैं तो उसमें क्या है आपको 25 रुपये प्रति माह, यानी हर महीने अगर एक किसान का करवा रहे हैं तो 25 रुपये मिलते हैं। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। आगे हम बताएंगे वो सारी चीज़ें, ठीक। अब क्या है, अगर प्रेरणा पोषण वाटिका अगर बनवाते हैं, यानी एक परिवार पर बनवाया तो 250 रुपये मिलते हैं। एक प्रेरणा पोषण वाटिका एक महिला किसान के यहाँ बनाने पर आपको 250 रुपये मिलते हैं। फिर अब बनवाने के बाद में अगर प्रेरणा प्रेरणा पोषण वाटिका का रख रखाव के लिए आपको कितने मिलते हैं? 10 रुपये प्रति माह ये भी मिलता है, यानी एक बार बनवाने के 250 रुपये ये मिले और हर महीने के 10 रुपये उसके रख रखाव के लिए वो मिलते हैं। इसी तरीके से क्या है, बैकयार्ड किचन गार्डन होता है, उसको बनवाने पर आपको 50 रुपये मिलेंगे और उसके रखरखाव के लिए हर महीने कितने मिलते हैं? 5 रुपये प्रति माह आपको मिलता है। बैकयार्ड किचन गार्डन यानी घर में ही किचन का जो है, जैसे घर के जो पीछे खाली जमीन होती है वहाँ पे अगर कोई छोटा मोटा गार्डन, किचन गार्डन, जहाँ से सब्जियाँ वगैरह वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे लगवाते हैं, अगर ऐसा विकसित करवाते हैं तो आप 50 रुपये आपको दिया जाएगा और उसके रखरखाव के लिए 5 रुपये प्रति माह। ऐसे ही पोषण वाटिका का हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे पॉइंट देखते हैं। अभी इसमें भी काफ़ी पॉइंट्स हैं कृषि में और पशु में भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ।
चलिए, उम्मीद करता हूँ जिन्होंने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो लाइक कर दिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं। फिर क्या है, अगर प्रति घर वर्मी कंपोस्ट यूनिट यानी मनरेगा मानक, मनरेगा के अनुसार जो उसका मानक है कितनी बड़ी होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट यूनिट कैसे बननी चाहिए, उसका डिजाइन क्या होगा जो मनरेगा के मानक के अनुसार हो, अगर वो बनवाती यानी एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट वो बनवाती है तो उसके लिए निर्माण हेतु उनको कितना है 300 रुपये का भुगतान होगा ग्राम संगठन के सत्यापन के पश्चात। ठीक है ना। और ये प्रतिमाह नहीं है, एक बार बनवाने पर एक बार ही मिलता है 300 रुपये। ठीक है ना, ये प्रतिमाह नहीं है, इसको ध्यान देना। ये घर में वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनती है तो उसके निर्माण हेतु एक यूनिट के लिए आपको 300 रुपये, एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनवाने के लिए 300 रुपये मिलते हैं। और नाडेप कंपोस्ट यूनिट बनवाने के लिए आपको कितने मिलते हैं 200 रुपये। ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुए वाली खाद वाला होता है और नाडेप जो है जमीन के ऊपर बनेगा और इसमें वो कूड़ा वगैरह डालते हैं और लेयर बनती है बहुत सारी। ये समय पर आपको ट्रेनिंग में भी सब समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है ना। उस तरीके की यूनिट बनवाते हैं तो उसके लिए आपको कितना मिलता है, इसमें जालीदार रचना भी होती है जमीन के ऊपर, अक्सर करके हो सकता है आपने अपने गांव में देखा भी हो। तो उसका निर्माण करवाने के लिए आपको कितने मिलते हैं 200 रुपये। ठीक है ना। और ये भी ग्राम संगठन के सत्यापन के पश्चात आपका भुगतान होगा और ये भी मनरेगा मानक के अनुसार ही इसका निर्माण होना चाहिए। ठीक, यानी अगर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं 300 और नाडेप कंपोस्ट यूनिट बनवाते हैं तो 200 रुपये प्रति यूनिट आपको मिलेगा। जितने बनवाएंगे उतना ही आपका मानदेय बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि अगर हम मिट्टी की जांच करवाते हैं यानी एक किसान के अगर एक खेत की जांच के लिए 20 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो आप जितनी जांच होंगे उस हिसाब से आपका पेमेंट बनेगा। ये सब हम आगे अभी जानेंगे किसका कितना पेमेंट बन सकता है, एक उदाहरण लेंगे आपको समझाएंगे। ठीक है। चलिए, प्रति महिला किसान द्वारा जैविक कीटनाशक बनवाने पर 10 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। यानी कि आपने जो जैविक कीटनाशक बनवाया फसलों के लिए, जो कीटनाशक बनवाया है जैविक, जो रासायनिक नहीं है, जो कि हार्मफुल नहीं है, उसके लिए आपको 10 रुपये प्रति माह का भुगतान होगा। ठीक है। प्रति महिला किसान का प्रति फसल ऋतु में फसल का बीमा करवाने के भी 50 रुपये मिलते हैं। यानी एक फसल का बीमा करवाने के आपको कितने मिलेंगे 50 रुपये। और जो हम महिला किसान प्रोफाइल की बात कर रहे थे, महिला किसान की प्रोफाइलिंग की जानकारी की, यानी कि अगर महिला किसान की पूर्ण प्रोफाइल आधिकारिक जानकारी बनने के लिए 30 रुपये, यानी पूरी जानकारी उसकी पूरा करने के लिए 30 रुपये मिलेंगे। और जो बेसिक प्रोफाइल होती है, शायद आपने देखा होगा महिला किसान प्रोफाइलिंग का एक फॉर्म भी आपको दिया गया होगा भरने के लिए, जिसमें शुरुआत में बेसिक प्रोफाइल आधारित जानकारी होती है और उसके बाद में होती है पूर्ण प्रोफाइल। यानी कि अगर बेसिक प्रोफाइल ही कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 रुपये और पूरी जानकारी करते हैं तो 30 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पशु आधारित कार्यों के बारे में कि किस किस काम पर आपको कितना कितना जो है दे धनराशि है आपकी कितनी होगी उसके बारे में। ठीक है ना। चलिए, वो तो हो गई कृषि आधारित। अब देखते हैं पशु आधारित। ठीक, अगर हम पशुओं का टीकाकरण करवाते हैं यानी कैंप लगवा के अगर गांव में पशुओं का टीकाकरण करवाते हैं तो प्रति पशु आपको कितना मिलता है 10 रुपये। और पशु बीमा करवाते हैं तो कितना मिलता है 50 रुपये। और डिबर्मिंग यानी कि जो कीड़े मारने हेतु कैंप लगवाते हैं उनका कीड़े के लिए उनको दवाइयाँ वगैरह दिलवाने का जो काम करते हैं तो प्रति पशु कितना मिलते हैं आपको 20 रुपये। उसके बाद क्या है, हे चारा बनता है। ठीक है ना। तो एक होता है हे चारा बनाना, इसको बारे में भी आपको बाद में सिखाया जाएगा आप जब आपकी ट्रेनिंग होगी। तो उसके लिए कितने मिलते हैं 5 रुपये। इसी तरीके से साइलेज चारा बनाना होता है। अगर साइलेज चारा पशुओं के लिए बनवाते हैं तो उसके लिए भी आपको 5 रुपये प्रति माह प्रति किसान आपको मिलेगा। ऐसे ही हे चारा प्रति किसान प्रति माह 5 रुपये ये भी मिलेंगे। ठीक है ना। और एक होता है यूरिया उपचार द्वारा भूसा चारा बनाना, यानी यूरिया से उपचारित करके एक भूसा चारा बनाना होता है। उसमें भी प्रति किसान प्रति माह कितना मिलेगा आपको 10 रुपये मिलेंगे। और हर्बल उपचार यानी कोई भी
अगर किसी पशु को बीमारी होती है तो उनका हर्बल या आयुर्वेदिक या जड़ी बूटियों से घरेलू नुस्खों से जो हम इलाज करते हैं उसके लिए भी प्रति पशु प्रति माह 5 रुपए आपको मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, समूह द्वारा पशु लोन प्रदान करवाना। अगर पशु लोन दिलवाते हैं तो प्रति लोन प्रति माह आपको कितना मिल रहा है, 200 रुपये। ये प्रति माह नहीं होगा, लोन प्रदान करने पे प्रति लोन आपको कितना है, 200 रुपये। ठीक है। उसके बाद में क्या है, पशु बाड़ा रख रखाव करना है। अगर आपके यहाँ पे पशु बाड़े का निर्माण होता है, पशु बाड़ों का रख रखाव करना है, तो यानी प्रति बाड़ा यानी हर बाड़े के लिए आपको कितना मिल रहा है, प्रति माह 50 रुपये इसके भी मिल रहे हैं। ठीक है। प्रति माह उसका रखरखाव करवाने के लिए प्रति बाड़ा आपको 50 रुपये मिलते हैं। ठीक। उसके बाद में क्या है, महिला पशुपालकों को प्रशिक्षण अगर हम करवाते हैं, अब वहां पे तो किसान के लिए थी, यहाँ पशुओं के लिए है, तो प्रति पाठशाला आपको कितने मिल रहे हैं, इसमें 200 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से पशुपालकों की जब हम पूर्ण प्रोफाइल करते हैं तो प्रति महिला किसान आपको कितने मिलते हैं, 30 रुपये, और बेसिक प्रोफाइल बनने के कितने मिलते हैं, 10 रुपये। तो ये जो है पशु आधारित कार्यों के अनुसार आपको कितने कितने पैसे मिलते हैं। अभी तक तो आपको सिर्फ इतना पता है कि हर पॉइंट के लिए दे धनराशि कितनी होगी, लेकिन अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ पाया होगा इससे कि आपको मानदेय लगभग कितना मिलने वाला है। ठीक है ना। वो भी हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना। हर पॉइंट को एक एक चीज को अभी डिस्कस करेंगे, और कितना आपका मानदेय निकल के आएगा लगभग, वो सारी चीजें हम आगे वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनका जो मानदेय भुगतान के लिए अलग अलग तरीके कौन कौन से फॉर्म होते हैं जो इनको भरने होंगे, कैसे इनको मानदेय मिल पाएगा। ठीक। अब इनकी क्या है, क्षमता निर्माण में ही इनका सहायता होती है, यानी कि समय समय पर इनका क्या है कि जो ये जानकारी इनको मिलेगी तो इनसे इनकी खुद की क्षमता का निर्माण होगा। शायद ये जो जानकारी अपने गांव में पशु पाठशाला में देंगी, उससे क्या होगा, उस गांव के जो महिला किसान हैं उनकी भी क्षमता का निर्माण होगा। ठीक है ना। यानी समय समय पर इनको शिक्षित भी किया जाएगा, और आवश्यकता अनुसार लाइन विभाग के संसाधन व्यक्तियों और रिसोर्स पर्सनों की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया जाएगा। ठीक है। यानी कि कृषि सखी क्या है जो, और जो पशु सखी है या आजीविका सखी है, वो क्या सीधे तौर पर घरों को सहयोग प्रदान कर सकती हैं। ठीक है। चलिए अब करते हैं इनका जो भुगतान चक्र है वो कैसे रहने वाला है, कैसे कैसे इनका भुगतान होगा, कौन कौन इन्वॉल्व रहेंगे, उस सारी चीजों को हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। आजीविका सखी क्या है कि जो अपना उन्होंने जो अपनी जानकारी दी है, जो कार्य किया है, जो पीछे बताए गए पॉइंट्स की हैं, वो सारी जानकारियां जो उन्होंने किया है वो किसको देंगे, अपने ग्राम संगठन को देंगी। ठीक है। अब जो ग्राम संगठन है उसकी समीक्षा करने के बाद में जो उनका मानदेय है वो फाइनल करके और उसके लिए मानदेय के अनुसार वो अपनी अग्रिम धनराशि या अपनी डिमांड रखता है कि हमें इतने पैसों की आवश्यकता है। हो सकता है और वो आगे के 2-3 महीने का एडवांस भी ले सकता है, 6 महीने का एडवांस भी ले सकता है, या समय के वो जरूरत के हिसाब से ग्राम संगठन क्या है फिर इंफॉर्मेशन देता है अपने पैसों की रिक्वायरमेंट की, किसको, बीएमएमयू को, कि आजीविका सखी के लिए इतने चाहिए। बीएमएमयू जो है आपका ब्लॉक मिशन कार्यालय जो है वो इस सूचना को कहाँ पहुंचाता है, जिला उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक मिशन यूनिट जो है उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं जो है फॉर्म में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, चेक करते हैं, सत्यापित करने के बाद में कहाँ पहुंचाते हैं, अपने जिला मुख्यालय पर। जिला मुख्यालय से वो जो है पेमेंट रिलीज होके क्या होगा, फिर ग्राम संगठन में आता है। ग्राम संगठन क्या है, उसका आजीविका सखी को भुगतान करती हैं, और फिर क्या अगले चक्र में क्या है, फिर ये अपना मानदेय अगले महीने का बना के देंगी ग्राम संगठन। उसमें क्या करेगा कि पिछली बार जो आजीविका सखी को पेमेंट दिया उसका यूजर सर्टिफिकेट के हमने उनका भुगतान कर दिया है, ये उसका सर्टिफिकेट है। उसके अलावा जो नई डिमांड होगी वो फिर से ब्लॉक मिशन पर कार्यालय पर दी जाएगी, वो उसको सत्यापित करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद में जिला मुख्यालय पर नई अग्रिम धनराशि के लिए ग्राम संगठन। तो इस तरीके से ये उनका भुगतान चक्र है जो उनका भुगतान होता रहेगा। ठीक है। चलिए हाँ, अब समझते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्म होंगे, एक बार एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। ठीक है ना। तो उनका जो मानदेय कैसे मिलेगा, उस सारे चीज़ों के लिए जो फॉर्म है वो देख लेते हैं।
ये जो है फार्म आजीविका कैडर का क्या है, विवरण एवं शपथ पत्र है जो कि उनको देना होता है। उसमें उनका क्या होगा, उनकी पूरी जानकारी है, जैसे उनकी नाम, उम्र, मोबाइल नंबर क्या है, पिता पति का नाम, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम क्या है, कैडर का प्रकार, गांव, ग्राम विकास खंड का नाम, जनपद का नाम, शैक्षणिक योग्यता कितनी है उनकी, बचत खाता संख्या क्या है, बैंक क्या है। उसके बाद में ये यहाँ पर नीचे शपथ पत्र दे रही है कि श्रीमती जो भी आजीविका सखी है उनके पिता पति का नाम फार्म आजीविका अंतर क्रेडिट के अंदर इस रूप में दरकार लिया गया है और शपथ लेती हूँ कि ग्राम संगठन द्वारा सौंपी गई फार्म आजीविका से संबंधित समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी का मैं पूरी तरह से निष्ठा के साथ पालन करूंगी। ये उनका शपथ पत्र हो गया, ये उनकी जानकारी होगी। इसमें क्या है, फिर नीचे यहाँ पर अपना फार्म आजीविका सखी अपने हस्ताक्षर करेंगी और स्थान दिनांक वगैरह लगेंगे, और यहाँ पर फिर नीचे क्या है, उनके ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी हैं मोहर और साइन करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक हो जाता है कैडर विवरण एवं शपथ पत्र का प्रारूप। उसके बाद में क्या है, अभी बताया था कि अग्रिम धनराशि जब क्या है ग्राम संगठन मंगवाएगा कहाँ से, ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई को, तो जो प्रारूप होगा वो इस प्रारूप में बना के अपनी जानकारी साझा करेगा अपने ब्लॉक मिशन कार्यालय को। ब्लॉक मिशन कार्यालय इसको जिला भेजकर वो धनराशि मंगवाएंगे। ठीक है ना। इसमें क्या है, सेवा में क्या है, कहाँ से मंगवा रहा है ग्राम संगठन, कहाँ से मंगवा रहा है, ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई से। तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई महोदय, जो भी दिनांक जो भी होगी आपको कि इस ग्राम संगठन की अनौपचारिक समिति जनपद ये, विकासखंड ये, ग्राम ये, और वह अपने फार्म आजीविका सखी के भुगतान के लिए उनके मासिक मानदेय एवं कार्य आधारित भुगतान के लिए औसत अग्रिम धनराशि जो भी 5-10 हजार रुपये आपको चाहिए वो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्लॉक की मांग ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई अपने अगले जितने महीनों के लिए चाहिए उतने के लिए कर सकता है। जैसे मान लो 10,000 की राशि आप मंगा रहे हैं अगले 6 महीनों तक के लिए, तो आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार, जो नीचे फिर क्या है, ये अपनी बैंकिंग ग्राम संगठन की जो जानकारी है, खाता संख्या क्या है, कौन सी शाखा में IFSC कोड है, वो जानकारी देंगे और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर और मोहर लगा देंगे यहाँ पर ग्राम संगठन का नाम वगैरह। तो ये प्रारूप क्या है, जो अग्रिम धनराशि मंगवानी है उसके लिए इस फॉर्मेट में इसको भर के देना होगा ताकि उनका आगे का जो मानदेय है वो मंगवाया जा सके। ठीक, चलिए। उसके बाद में क्या है, उनकी मासिक समीक्षा होगी, यानी कि जो काम उन्होंने महीने भर में किया है आजीविका सखी ने उसकी समीक्षा होगी, और उसकी जो समीक्षा होगी उसी के आधार पर उनका भुगतान बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, कि कौन सा कार्य उन्होंने कितना किया, उसकी दर क्या थी और उनका भुगतान क्या हुआ, और लास्ट में जाके वो हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये प्रारूप किसका है, उनकी मासिक समीक्षा का, जिस पर के उनका मानदेय का, मासिक मानदेय का भुगतान बनना है। ठीक, चलो। इसमें क्या है, फार्म आजीविका सखी का नाम आ जाएगा यहाँ, मोबाइल नंबर, समूह का नाम, ग्राम विकास खंड वगैरह, ग्राम संगठन का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद का नाम, उम्र वगैरह, ये सारी चीजें ऊपर तो बेसिक जानकारी हो गई। उसके बाद में क्या है, देखिए ये मुख्य कृषि गतिविधियां हैं और ये मुख्य पशु गतिविधियां हैं, ये सारे वही हैं क्या जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए थे, और उन हर पॉइंट के लिए उनका कितना भुगतान बन रहा है वो यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये पाठशाला का हो गया, बैकयार्ड किचन हो गए, कंपोस्ट यूनिट हो गए, रखरखाव, प्रेरणा पोषण वाटिका वगैरह, ये सारे पॉइंट वही हो गए जिनके आधार पर उनका पेमेंट बनेगा। और ये क्या हो गई, मुख्य पशु गतिविधियां हो गई, तो उन्होंने पशुओं का टीकाकरण, कितने पशुओं का टीकाकरण करवाया, कितने पशुओं का बीमा हुआ इस महीने में, पशुओं का डिबर्मिंग हुआ, ये चारा, साले चारा, तो ये सारे जो पॉइंट हैं, यूरिया उपचार चारा वगैरह, जितने भी पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए थे वो उन सारे चीजों का यहाँ पर क्या है, भुगतान बनेगा। ठीक, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर अपने ग्राम संगठन के पदाधिकारी हस्ताक्षर व मोहर कर लेंगे और समीक्षा के बाद में BMM के पदाधिकारी भी इधर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक, यानी कि आपका जो पेमेंट बनना है वहां पर जो बनाने के बाद में संस्कृति के लिए ग्राम संगठन के पदाधिकारी और आपके ब्लॉक मिशन कार्यालय के पदाधिकारी पर इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी आपका वो भुगतान माना जाएगा। ठीक, चलिए। उसके बाद में क्या है, उपयोगिता प्रमाण पत्र होता है, जो कब दिया जाएगा, जैसे आपका आजीविका सखी का जब भुगतान कर देता है ग्राम संगठन तो उसको देना, बताना होता है, सूचना देनी होती है कि हमने कुल कितना भुगतान अब तक हम आजीविका सखी को कर चुके हैं, वो सारी जानकारी अपने ब्लॉक कार्यालय पर उनको जमा करनी होती है। ठीक है ना, चलिए। अब क्या है, सेवा में जो भी लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद में जो भी दिनांक हुई है स्वयं सहायता को ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई से ग्राम ये
और उनका कैडर का अग्रिम भुगतान हुआ था, उसकी राशि के तौर पर ये हम जो अग्रिम लिया है और कैसे कैसे अग्रिम तो मिल गया था, उसका भुगतान हमने कितना कितना कैसे कैसे किस महीने में कितना किया वो जानकारी, और कुल कितना बन गया वो यहाँ पर लिख देंगे कि राशि के तौर पर इतनी राशि शब्दों में इतना प्राप्त किया गया, और धनराशि की उपयोगिता का विवरण जो आपको अग्रिम मिली थी, मान के चलो 10,000 5,000 जो पहले मिली थी, उसका उपयोग कैसे किया है वो डिटेल नीचे यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनपद आएगा, ब्लॉक का नाम, और ग्राम संगठन का नाम आ जाएगा, ग्राम संगठन नोडल समूह के बच्चे, उसकी खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, ग्राम, कुल राशि कितनी मांगी गई थी अनुमोदित और कितनी उनको मिली थी, फार्म आजीविका कैडर का नाम क्या है, उसका प्रकार क्या है। फिर उसके बाद में जो भी महीने हैं, क्रम संख्या 1 2 3 4, जिस महीने का हो, जनवरी फरवरी मार्च जो भी महीने हो उसका, और उसमें मानदेय उनको कितना दिया गया, कार्य आधारित राशि कितनी थी, कुल राशि उनको कितने दी गई, और मानदेय किस तारीख को उनको दिया गया है वो तारीख भी यहाँ पर लिखना होगा। तो कुल राशि फिर यहाँ पर निकल आएगी कि हमारे 10,000 में से इतनी राशि यूज हो गई है, मान के चलो 8,000, और जो शेष बची है वो यहाँ पे लिख देंगे इतनी अभी बची हुई है। और इससे क्या होगा, इसी के आधार पर आप अग्रिम भुगतान हेतु जो अभी प्रपत्र दिखाया था वो भर के देंगे तो आपको आगे का मानदेय मिल जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये और अग्रिम भुगतान हेतु जो प्रपत्र था, प्रारूप था, वो भी भर के देना होगा। यहाँ पे अपने ग्राम संगठन का नाम आ जाएगा, यहाँ पर ग्राम संगठन अपनी मोहर और हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जो भी ग्राम संगठन है यह उपयोगिता प्रमाण पत्र इस आधार पर दे रही है कि उपयुक्त प्राप्त अग्रिम धनराशि, जो हमें प्राप्त धनराशि अग्रिम मिली थी, हमारे फार्म आजीविका सखी की मासिक मानदेय एवं कार्य आधारित भुगतान के लिए ही उपयोग किया गया है। यानी जो राशि मिली थी उनके फार्म आजीविका सखी के मासिक मानदेय के लिए हमने इस राशि का उपयोग किया और इतनी राशि का उपयोग किया, इतनी बची, वो सारी जानकारी ये प्रमाणित करके यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक, तो ये तो रहे कुछ प्रारूप जो कि भर के देने होते हैं आजीविका सखी के मानदेय के लिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं इनका मानदेय कैसे बनेगा, क्या बनेगा, लगभग कितना बन के आएगा, वो सारी जानकारी। वैसे तो इस फॉर्म को भरने में कुछ नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये फॉर्म भर के आपको समझाने चाहिए और पूरा भर के ही आपको चाहिए तो इसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। इसके लिए आप अपना हमारे चैनल पर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं मानदेय इनका, जिसका कि आपको सब बेसब्री से इंतजार होगा कि लगभग मानदेय कितना बन के आएगा, वो हम जान लेते हैं। ठीक, कि कैसे कैसे इनका निकल के आएगा मानदेय। ठीक है ना, चलिए हाँ समझते हैं, देखते हैं इनका मानदेय कैसे निकल के आएगा। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है कि मान लीजिए आपके गांव में कुछ महिला किसान होंगे, उनमें से आप कितना कार्य करते हैं वो एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है ना, हो सकता है अगर गांव बड़ा होगा तो वहाँ पे आपको किसानों की संख्या ज़्यादा भी होगी तो आपका मानदेय का भुगतान भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और ये सारा जो मानदेय बनना है वो आपका जो कार्य करने का कौशल है, आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा आपका मानदेय बनेगा। ठीक है, उसको हम समझते हैं। समझने से पहले एक बार फिर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए समझते हैं इनका भुगतान क्या होगा। इसको हमने बनाया है वार्षिक भुगतान पर, क्योंकि हर महीने एकदम फिक्स तो है नहीं कि ये चीज होंगे ये कार्य होंगे, यानी बट फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि साल भर में उसका कितना पेमेंट बन के आ रहा है, उसके हिसाब से हम निकालेंगे लगभग उसका हर महीने का इतना भुगतान बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कोई गतिविधि किसी महीने होगी, कोई गतिविधि होगी नहीं होगी, अलग अलग तरीके से होगी, तो इसीलिए इसको हमने पहले किस पे निकाला है, पूरे एक साल का हिसाब किताब बना के निकाल रहे हैं। फिर देखते हैं कितना निकल के आता है। ठीक है, मान लीजिए जो कृषि पाठशाला हैं कितनी हैं, वो सिर्फ एक ही कर रही हैं हर महीने। ठीक है, तो यानी कि 12 पाठशाला होगी 200 रुपए से। एक सेकंड की, चलिए ये देखते हैं। अगर मान के चलते हैं जो वो कृषि पाठशाला है उसकी दर कितनी थी, 200 रुपए एक पाठशाला के मिल रहे हैं। अगर मान के चलो वो हर महीने, साल में 12 महीने हो गए, एक पाठशाला ही लगाती हैं, तो 12 पाठशाला होगी साल भर की, तो टोटल कितना कितना बन गया उनका भुगतान,
पाठशाला के लिए 2400 रुपये साल के। तो ये हो गए। अब जो है सतत कृषि पद्धतियां जो बताई गई थी उसके लिए कितना बन रहा था और वो अपनाने के लिए कितना बन रहा था कि अगर जो हम पाठशाला में सिखा रहे हैं वही काम करवा लेते तो 100 रुपये मिल रहे थे। मान के चलते हैं इतने आपके गांव में सिर्फ मात्र, मैं ज़्यादा संख्या नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है आप ये काम ज़्यादा करवा सकें, सिर्फ 15 किसानों के यहाँ अपने गांव में से कुल मात्र 15 किसानों को जो नई तकनीकी आई हैं या जो नई पद्धतियां हैं जो आपने वहाँ पर सिखाई हैं, या हो सकता है वो उन पद्धतियों से आपके किसान पहले से ही कार्य कर रहे हों, उनमें से कुछ लोग जानते भी हों, तो कुल 15 किसानों को वो पद्धतियां अपनाने के लिए उनके लिए आपको कितना मिलेगा? 1500 रुपये। यानी कि मान के चलो साल में एक बार ही मिलता है ये तो, ठीक है ना। अगर मान के चलो 3 चक्र हैं और 3 फसलों में अलग अलग पद्धतियां हो रही हैं तो हो सकता है ये अलग अलग पेमेंट भी बन जाए। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ सिर्फ एक बार ही, हो सकता है आपको 2 फसल हैं तो 2 फसल के हिसाब से आपके गाँव में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितनी कृषि पद्धतियाँ कितने किसानों को अपनाई गई हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत एक छोटा सा लेता हूँ कि मात्र 15 किसानों को ये करवाई गई और वो भी एक बार साल में, तो कितना हो गया? 1500 रुपये। आप हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा कर लें या इतना ही कर पाएँ या कुछ लोग इससे भी कम कर पाएँ, वो डिपेंड करता है सभी आपके ऊपर, ठीक है। अब मानते हैं कोई श्री विधि के रखरखाव के लिए कितने बताए थे हमने? 25 रुपये मिलते हैं, हर महीने का होता है, यानी साल के 12 महीने हो गए। माना कि 15 लोगों को श्री विधि करवाई गाँव में, कुल श्री विधि से खेती करवा रहे हैं मात्र 15 किसानों को, तो 25 रुपये से 12 महीने के हो गए आपके 4500 रुपये। इसी तरीके से प्रेरणा पोषण वाटिका का निर्माण करवाया। मान के चलो पूरे गांव में सिर्फ 10 किसानों के यहाँ आपने प्रेरणा पोषण वाटिका लगवा दी कुल, तो आपका कितना हो गया? 2500 रुपये। उसके रखरखाव के लिए अब बनवा दी तो उसके रखरखाव का भी तो पैसा मिलेगा आपको, तो यानी कि क्या है, उसका 10 रुपये है, 10 किसानों के यहाँ बनवाई, 12 महीने का कितना हो गया? 1200 रुपये। उसी हिसाब से क्या हो जाएगा? बैक यार्ड किचन निर्माण करवाई, यानी घर के पीछे जो जगह होती है उसमें किचन का निर्माण करवाया। मान लीजिए उसकी दर कितनी है? 50 रुपये। मात्र 10 लोगों के यहाँ उनके घर पर ही, घर के पीछे थोड़ी बहुत जगह में सब्जियां वगैरह उगाने का काम जो आपने करवाया है, तो उसका कितना मिल गया? 500 रुपये। ये तो निर्माण के हो गए, साल में एक बार मिल रहा है तो 500 रुपये। अब उसके रख रखाव के लिए बैकयार्ड किचन के रखरखाव कितना मिल रहा था? 5 रुपये। 10 किसानों के 12 महीने हो गए तो कितना हो गया? 600 रुपये। इसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट यूनिट का निर्माण करते हैं। मान लो 5 किसानों के यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लगाया, तो एक के कितने हैं? 300 के। पूरे गांव में सिर्फ मात्र 5 वर्मी कंपोस्ट निर्माण करवाए तो 300 रुपये, 5 किसानों के कितने हो गए? 1500। और नाडेप कंपोस्ट यूनिट का निर्माण करवाया तो 200 रुपये से 5 के कितने हो गए? यहाँ पे 1000। अब मान के चलते हैं मिट्टी की जांच होनी है आपके यहाँ गांव में, किसान तो बहुत होंगे, हर परिवार ही किसान होता है, फिर भी हम मानते हैं जांच के 20 रुपये मिलते हैं। पूरे किसानों में से कुल 25 लोगों की ही जांच करवाई, 25 किसानों की ही जांच करवाई तो कितना हो गया? 500 रुपये। और जैविक कीटनाशक बनवाया है कुल 25 किसानों के यहाँ पे ही बनवाया 10 रुपये की दर से, और 3 फसल चक्र 3 बार बनवा लिया मान के चलो, तो कितना हो गया? इतने। उसके बाद में क्या है? फसल का बीमा होता है। बीमे के लिए आपको बताया था 50 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। मान के चलो 2 फसलें हो रही हैं, 5-5 लोगों को या 10 लोगों को आपने करवाया है, तो इतना आपका 500 रुपये का ये भुगतान बन गया। अब महिला किसान पूर्ण प्रोफाइल करनी होती है, वैसे तो ज़्यादा करनी होती है, आपको सभी किसानों की करनी होती है, फिर भी मैं मानता हूँ मात्र आप इसके कितने हैं? एक सेकेंड, ये 20 नहीं, ये 30 हैं, ठीक है ना। तो महिला किसान पूर्ण प्रोफाइल करते हैं 30, तो और 30 रुपये की दर है इसकी, और 20 रुपये क्या हो जाएंगे इनके? अच्छा, इसकी दर कितनी है? 10 है, ठीक है। चलिए महिला किसान पूर्ण प्रोफाइल कितनी है? 30 रुपये की इसकी दर है, 20 किसानों की करवाई तो कितने हो गए? 600। और महिला किसान बेसिक प्रोफाइल कितनी है? 10 लोगों की है और 10 रुपये की दर है, 20 लोगों की ये भी करवाई है बेसिक प्रोफाइल, तो इसके हो गए इतना। तो कुल इसका जो बन गया, अभी दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे बताऊंगा कितना हो गया। तो इसके बाद में फिर हम समझ लेते हैं इनका क्या है, पशुओं का जो है, पशु आधारित कार्यक्रमों पर कितना इनका मानदेय बन रहा है सालाना। ये कितना हो गया सालाना कृषि आधारित। फिर हम देखेंगे कि मासिक कितना निकल के आ रहा है, ठीक है ना। चलिए
अब फिर इसमें मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे टीकाकरण है, एक पशु पर कितने मिल रहे हैं, 10 रुपए। गांव में पशु बहुत होते हैं, फिर भी मैं मान रहा हूँ मात्र 30 पशुओं का ही, कुल 30 पशुओं का ही साल में, यानी पूरे साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आंकड़ा हम ले रहे हैं पूरे साल का आंकड़ा ले रहे हैं, ठीक है ना, कि साल भर में कुल 30 पशुओं का ही आपने टीकाकरण करवाया, तो कितना, कम से कम इतना तो करवा ही सकते हैं, 30 पशुओं का टीकाकरण, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये, और ज़्यादा करवाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। पशु बीमा करवाते हैं, मान के चलो कुल 5 पशुओं का ही बीमा करवाया, तो आपका इतना 250 रुपये बन गए। डिबर्मिंग करवाते हैं, 20 रुपये मिलते हैं, 50 पशुओं का करवा दिया तो 1000। हे चारा बनवाते हैं, 5 रुपये, कुल 30 किसानों का ही हे चारा बनवाया। ये अच्छा चारे बनाने की विधियां हैं, वैसे आप बनाते भी होंगे, गांव में बहुत सारे लोग जानते हो शायद, और नहीं जानते हो तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी कैसे बनाया जाता है, फिर आपको वो अपने ग्राम स्तर पर बनवाने हैं, वो कार्य करना है, तभी आपका मानदेय बढ़ेगा, ठीक है। हे चारा और वैसे भी बहुत लाभकारी ये क्या है, इनसे फायदा बहुत मिलता है, और जो मिल्क प्रोडक्शन वगैरह है वो काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए हे चारा बनवाना के कितने मिलते हैं, मान के चलो 5 की दर है, 30 पशुओं के हैं, ठीक है ना, और ये हर 2 महीने पे 3 महीने पे, यानी 6 बार आपने बनवा दिया तो कुल इतने हो गए। साले चारा बनवाया है आपने, मान के चलो 5 रुपये मिलते हैं 30 किसानों के, हर महीने बनने का, ये तो इतना हो गया। यूरिया उपचार से किया है आपने 10, 30 और हर महीने का ही है तो ये 3600, मान के चलते हैं एक एवरेज कुल 30 किसानों पर ही आपने ये कार्य किया है। हर्बल उपचार द्वारा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, आपको 5 रुपये की दर से 30 संख्या में किया है, और मान के चलो 12 महीने का है तो ये इतना हो गया, ठीक है। उस हिसाब से है, ये प्रति माह आपको मिलना है तो उस हिसाब से आपका बन जाएगा भुगतान। उसके बाद में क्या है, समूह द्वारा पशु लोन दिलवाते हैं, एक बार मिलेगा 200 रुपये है, और मान के चलो कुल 10 समूह सदस्यों को, महिला किसानों को आपने पशु लोन दिलवाया है और उनको मिल गया है, तो 200 रुपये की दर से यही मिल जाएगा। और जो पशु बाड़ा जो रख रखाव होता है उसका कितना मिलेगा आपको, 50 रुपये हर महीने। क्या कहते हैं, पशु बाड़े का रख रखाव के 50 रुपये होते हैं, और 30 की दर से, ठीक है। चलिए, और महिला पशुपालकों को प्रशिक्षण देते हैं तो हम 200 रुपये के हिसाब से यहाँ पर मिलना होता है, ठीक। और प्रशिक्षण यानी पशु पाठशाला, यहाँ पे कितनी थी, कृषि पाठशाला थी, और यहाँ पे कौन सी पशु पाठशाला, एक आप ये लगाते हैं तो आपका साल का हो जाता है इतना। और महिला किसान प्रूफ प्रोफाइल करते हैं तो 30 रुपये, अगर 20 किसानों की भी की तो 600 रुपये, और बेसिक प्रोफाइल 10 किसानों की तो इतना। अब हम इसको टोटल करके देखते हैं तो देखिए, जो कृषि आधारित कार्यों का साल भर का बन रहा है 18,250, इसका बन रहा है 16,350। ये बढ़ भी सकता है अगर आप ये संख्या जो किसाना है, जो कार्य हैं, आप और भी ज़्यादा करते हैं पूरे साल में, तो ठीक है ना, ये डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ का कम भी बने, जिनका काम उतना नहीं होगा उसी हिसाब से पेमेंट बनेगा, तो ज़्यादा होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखते हैं 18,250 इसका, 16,350, दोनों महीने का मिला के कितना हो गया, 34,600, यानी साल का इतना हो गया। अगर इसको हम 12 महीने में करें तो लगभग 2,883 रुपये बन रहे हैं, यानी 2,3500 के करीब बन रहे हैं, 3,000 के करीब बन रहे हैं, इतना मानदेय उनका बन सकता है, बशर्ते उसके लिए उनको ये सारे कार्य करने होंगे, ठीक है ना। तो जितना काम वो करेंगी उतना उनका मानदेय बन के आएगा। जो काम करेंगे उनका मानदेय फिर कम हो जाएगा, 1,000-1,500 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 2,500 भी हो सकता है। जो इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो उनका इससे भी ज़्यादा ऊपर निकल सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना काम करते हैं, आपका ग्राम संगठन कितने कार्य की संतुष्टि करता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी, उसके बाद ही आपका मानदेय लगेगा। ये एक अंदाजा लगाया गया है कि लगभग जो एवरेज काम करते हैं और जिनके यहाँ पे संख्या भी ठीक ठाक है, काम अच्छा निकलता है और एवरेज ही काम करते हैं, बड़ा गांव है, किसान भी ज़्यादा हैं, उसके बाद में भी एवरेज काम करते हैं, तो लगभग इतनी होने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो और आप उसमें काम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा और कम होगा तो कम, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको नोट में लिख भी दिया है, यह मानदेय एक काल्पनिक उदाहरण लेके निकाला गया, यानी कि एक अंदाजा लगाया गया है कि इतना तो आप कर ही सकते हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति इतना काम तो करेगा ही, उसके हिसाब से ये निकाला है।
और आपका मानदेय आपके काम के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका मानदेय एक आजीविका सखी का कितना बन सकता है, वो डिपेंड करता है उनको इतने सारे काम करने के बाद में, ठीक है ना। हर पॉइंट के लिए कितना कितना है वो बाद में ही एक्चुअल मानदेय पता चलेगा, और हो सकता है हर महीने का अलग अलग निकल के आए। तो इसीलिए हमने साल का लेके अंदाजा लगाया है कि माहवार औसत कमाई कितनी है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही है। आप सभी से मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। काफ़ी समय से आप अपने चैनल पर बने हुए हैं, उम्मीद है आगे भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम समय से देते रहेंगे। और धन्यवाद आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।